नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम हिंद किसान डायलॉग। हिंद किसान डायलॉग में हम लोग बात करते हैं खेती, किसानी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी और उससे जुड़े तमाम मसलों के ऊपर। इस साल जब देश और दुनिया एक ऐसी महामारी से जूझ रही थी जिसका पार पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है और दुनिया की तरह हमारे देश में भी लॉकडाउन था, सब लोग घरों में कैद थे और गैर जो खास ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसमें दूध एक ऐसा उत्पाद है जिसका हम लोगों के जीवन के लिए रोज़मर्रा की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और ये देखिए कि ये संभव हो पाया कि दूध की किल्लत देश में कहीं भी नहीं हो पाई और हमारे जो करोड़ों किसान हैं उनके छोटे छोटे किसानों से लेकर बड़े किसानों तक के घरों से दूध को ला करके बड़े शहरों में, महानगरों में हर व्यक्ति की ज़रूरत पूरी की गई और कोई बड़ी किल्लत नहीं हो पाई। ये संभव हो पाया कैसे? ये संभव हुआ देश की जो सबसे बड़ी कोऑपरेटिव संस्था है डेयरी के क्षेत्र में, जिसे हम गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बोलते हैं, लेकिन उस अमूल के नाम से उसे जाना जाता है। अमूल एक ऐसी संस्था रही है जो कि आज़ादी के पहले से ही, जो एक ब्रिटिश कंपनी थी, पॉल्सन के खिलाफ किसानों का आंदोलन से ये कंपनी खड़ी होती है और देश के किसानों को ताकत देती है, संबल देती है और आज ये संस्था करीब करीब 40,000 करोड़ के टर्नओवर के आसपास पहुंची है। इसने देश में कॉरपोरेट सेक्टर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो, उन सब के साथ प्रतिस्पर्धा की, देश के किसानों को ताकत दी और किस तरीके से देश के किसान आपस में संगठित हो करके एक बहुत ही कामयाब एक ऐसी कंपनी चला सकते हैं जो कि वर्ल्ड क्लास हो। तो ये सारी चीज़ें इसके ज़रिए संभव हुई। ये सब कैसे हुआ, कैसे लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं आई, कैसे किसानों को बेहतर दाम मिल रहा है और आने वाला भविष्य डेयरी किसानों के लिए क्या है, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो हैं अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोडी जी। सोडी जी, आपका स्वागत है हिंद किसान डायलॉग में। और मैं आपसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि जब महामारी तेज़ी से बढ़ी, देश भर में लॉकडाउन हो गया, सब लोग अपने घरों के अंदर कैद हो गए, ऐसी परिस्थिति में जो हम लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत में से एक है जीवन की, वो दूध थी, वो कैसे आपने मतलब अमूल ने और बाकी डेयरी सेक्टर ने किस तरह से संभव किया कि इसकी कोई किल्लत ना हो? छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो ये एक तरीके के सामान्य स्थिति को बहाल करने में आप लोगों ने मेहनत की। हरवीर जी, धन्यवाद। एक आपने अमूल का बहुत अच्छा परिचय दिया, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, जब ये लॉकडाउन 24 की रात को डिक्लेयर हुआ, उसमें दूध को फूड का बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट मान के एग्जम्पशन मिल गई थी। तो हमको ये पता था कि दूध किसी भी हालत में हम कस्टमर तक पहुंचाने में हमको मनाही नहीं है। देखिए, जो शहरों में लोग रहते हैं उनके लिए तो दूध फूड का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है और लॉकडाउन में उनको दूध चाहिए मानते हैं। पर आपको ये भी देखना कि एक तरफ तो दूध जो है 135 करोड़ के लिए इंपॉर्टेंट फूड का पार्ट है, दूसरी तरफ भारत के 10 करोड़ जो ग्रामीण परिवार है उनसे रोजगार का भी जरिया है। तो दूध की जो सप्लाई चेन है, जिसको हम C2C काउ टू कंज्यूमर या B2C बफेलो टू कंज्यूमर कहते हैं, ये किसी भी हालत में अगर थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है तो एक तरफ 10 करोड़ लोगों की रोजगार और लाइवलीहुड और दूसरी तरफ 130 करोड़ लोगों के फूड पे इम्पैक्ट डालती है। और एक बात और है अरविंद जी की, हम चाहे भी तो ये दूध की सप्लाई चेन को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में थे पर हमारी गाय भैंसों के लिए कोई लॉकडाउन था। वो तो दिन भर 2 बार दूध देती थी। हमको बहुत खुशी है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले दिन से बोल दिया कि ये दूध सप्लाई चेन चालू रहेगी। तो हमारा चाहे दूध का जो प्रोक्योरमेंट होता है, जैसे अमूल 36 लाख किसानों से डेली दूध प्रोक्योर करती है, वो एक भी मिनट बंद नहीं हुई। क्योंकि दूध की सप्लाई चेन आप एक मिनट भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन में जो स्टॉक होता है सिर्फ एक दिन का होता है। अगर आपने दूध की सेल बंद की तो आपका दूध का प्रोक्योरमेंट भी बंद करना पड़ेगा। तो हमने प्रिकॉशंस रखनी शुरू कर दी थी 17 मार्च से ही, कि जो किसानों से दूध लेते हैं उनको पूरी
सेफ्टी मेजर, सोशल डिस्टेंसिंग बताई, हमारे जो दूध के टैंकर जाते थे उनको सैनिटाइज करना शुरू किया। दूध जब हमारे सैनिटाइज टैंकर में हमारे जो 400 चीनी स्टेशन और 82 डेयरी प्लांट है उसमें आते थे, तो उसमें जो वर्कर्स आने का उनका पूरा इंतजाम किया। और ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखिए, गुजरात में लोग दूध लेते हैं हम, या राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यूपी से दूध लेते हैं, पर हमारा दूध भारत के सब मेट्रो सिटी में जाकर अमूल नंबर 1 है। तो हमने ये सबसे पहले हमने ये किया कि जब 24 को ये लॉकडाउन डिक्लेयर हो, 25 को हमने जितने भी हमारी सप्लाई चेन पार्टनर्स थे, हमारे ट्रांसपोर्टर्स, हमारे लोडर्स, हमारे वर्कर्स और जितने भी हमारे सेल्स के लोग हैं, तो उनको कम्युनिकेट किया कि दूध एसेंशियल प्रोडक्ट तो है ही है और हमको लोगों तक पहुंचाना और आपका जॉब है, पर इस वक्त आपको आगे आके काम करना है, क्योंकि आपकी ये नेशन के प्रति ड्यूटी है कि लोगों को घर बैठे दूध मिले। अगर दूध और फूड घर बैठे नहीं मिला तो अरविंद जी मैं बताता हूं कि आप लॉकडाउन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे, लोगों ने रोड पे आ जाना। सोडी जी ये बताइए, जो 2-3 बड़े चैलेंज आपके सामने आए होंगे, एक तो कि जो लोगों में डर था कि आप काम पे जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको बीमारी लग सकती है। दूसरा था बहुत सारे वर्कर ये शहरों से अपने गांव वापस जाने के लिए तैयार हो गए थे, प्लस आपको ये भी है कि और दूसरी इंडस्ट्रीज सब बंद हो गई थी, रॉ मटेरियल जो पैकेजिंग मटेरियल है और दूध का कलेक्शन किसानों से। ये इसके लिए कैसे आप लोगों ने एक तो अपने आप को तैयार किया, क्या स्ट्रेटजी अपनाई, और फिर कहीं ना कहीं जो टेक्निकल हर्डल्स भी आई होंगी आप लोगों के सामने या कुछ प्रशासनिक दिक्कतें भी आई होंगी, वो कैसे फिर मैनेज कर पाए आप लोग? देखिए हरवी जी, सबसे पहले तो ये था कि जो भी अप्रूवल या परमिशन लेनी, दूध तो एसेंशियल था, दूध के टैंकर को कोई नहीं रोकेगा, पर दूध को चलाने वाला जो ड्राइवर है या क्लीनर है उसको जब घर से आना पड़ेगा, डेयरी पे टैंकर है तो उसको कोई रोकते थे। हमारे जो दूध के डीलर्स थे वो जब घर से आएंगे दूध की गाड़ी लेके उनको रोकते थे, एम्प्टी ट्रक्स को लोग रोकते थे। तो ये सब परमिशन अप्रूवल्स वेरियस अथॉरिटी से लेना, हर स्टेट गवर्नमेंट से लेना। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हमारे को 25 तारीख को इन्फॉर्म कर दिया कि आपको किसी भी हालत में दूध का प्रोक्योरमेंट और दूध की मार्केटिंग बंद नहीं करनी है। तो वो हमको बहुत अच्छा इंकरेजमेंट मिला। उसके बाद हर स्टेट गवर्नमेंट से भी हमको काफी अच्छी कॉपरेशन मिली, विद इन 2-3 डेज सब परमिशन आ गई। अच्छा, सेकंड देखिए, एक तो परमिशन होती है, एक ड्यूटी दी है, तो हमने ये देखा कि लोग डिफिकल्टी में, तो हमने सबसे पहले सब लोगों के लिए इंसेंटिव अनाउंस किए, जो वर्कर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, कि आप अपना ड्यूटी से ज्यादा काम कर रहे हैं तो 20 से 50% तक इंसेंटिव अनाउंस कर दिए, वो किए। उसके बाद जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल सप्लायर्स हैं वो तो पूरे भारतवर्ष में है, तो हर पैकेजिंग मटेरियल का एड्रेस जो था हमने अपने मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री को दिया। उन्होंने हर कलेक्टर को लिखा कि ये अमूल को पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करता है तो आप इसकी फैक्ट्री को ओपन रखिए, इसमें जो वर्कर्स काम करने आते हैं उनको आने दीजिए। छोटी मोटी दिक्कत आई, मैंने कहा तो दिक्कत नहीं आई, पर पहले 5 दिन तो मेरा यही काम था कि किसी कलेक्टर को बोल रहा हूँ कि भैया वर्कर्स को आने दीजिए, या किसी आईजी गोवा से बात करो कि मेरे रोड में टैंकर्स को आपके गोवा बॉर्डर में घुसने नहीं जा रहा तो आप प्लीज अलाउ कीजिए। और चीफ सेक्रेटरी कलकत्ता में बात कर रहे हैं कि वहाँ के जो ड्राइवर्स हैं वो तंग कर रहे हैं, वो पुलिस का हस्तक्षेप चाहिए। तो ये 5-7 दिन तो जो इंडिविजुअल लेवल पे हमको काफी करना पड़ा, और मुझे बड़ी खुशी है कि सभी लोगों ने बहुत कोऑपरेशन किया, जरूरत से ज्यादा, इसीलिए सप्लाई चेन। दूसरी दिक्कत हमें ये आई कि छोटे लोगों ने, दूध वाले थे, मिठाई वाले थे, उन्होंने दूध लेना बंद कर दिया। तो हमारा जो लोग तो बोलते हैं कि 100% कैपेसिटी पे चलना, हमारे पास तो 15 से 17% दूध ज्यादा आना शुरू हो गया। मैं आता हूँ उस पर सोडी जी, ये आपने सही बात कही कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि आपने ये सब तो हो गया कि सप्लाई चेन को दुरुस्त कर लिया, लोगों को दूध मिल गया, लेकिन जो दूध उत्पादक किसान था उसके सामने बहुत बड़ा संकट आया, क्योंकि एक तो वैसे भी करीब करीब आधा दूध, आधे से ज़्यादा तो असंगठित क्षेत्र में जाता है। आप लोग आधे से जो सरप्लस आता है उसमें से आधे से कम आप संगठित क्षेत्र में खरीद पाते हैं।
तो अब उसमें ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर था, एक तो उसने थोड़ा कमी कर दी खरीदने में, फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग थे जिसमें मिठाई वाले थे, बाकी और दूसरे उस तरह के रोज़मर्रा के काम करने वाले थे, रेस्टोरेंट्स थे, ये सब तो ख़त्म हो गया। ऐसे में जो किसान है, चैलेंज उसके सामने आया। अब जैसे आप कह रहे हैं कि अब जो सहकारी क्षेत्र की डेयरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फेडरेशंस हैं, उनकी खरीद बढ़ गई। अमूल की खरीद आप कह रहे हैं कि कितना, करीब 10% से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट आपका बढ़ गया। तो ये कितना अंतर आया आपका, ये कितना प्रोक्योरमेंट बढ़ गया था आपका इस दौरान? देखिए अरविंद जी, मैं आपको बताऊं, जितना दूध सरप्लस होता है सिर्फ 1/3 ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है जी। उसमें से 60% कॉपरेटिव की तरफ आता है, 2/3 तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था, जो मोरलेस पूरा बंद हो गया था। तो देखिए, जहां पे बड़े कॉपरेटिव जैसे अमूल है या पंजाब में वेरका या राजस्थान में सरस है, उनके हमारे पास 17% दूध ज्यादा आया, बाकी कॉपरेटिव 20 से 40% दूध उन्होंने लिया। पर जहां कॉपरेटिव सेक्टर बहुत स्ट्रांग नहीं थे, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो बिहार है, तो वहां पे क्या हुआ, बिहार तो खैर अच्छा है कॉपरेटिव सेक्टर, वहां पे कोई लेने वाला दूध का प्राइस नहीं। अब मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं, लॉकडाउन से पहले वहां गाय के दूध का प्राइस 32-33 रुपए था। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो जो असंगठित क्षेत्र था या प्राइवेट वालों ने दूध लेना कम कर दिया या बंद कर दिया, तो दूध के प्राइस गिर के 20-21 रुपए आ गए। यूपी में भी ये हुआ, दूध के प्राइस कम हो गए क्योंकि छोटे छोटे जो प्लेयर्स ले रहे थे उन्होंने लेना बंद कर दिया। तो किसानों को डेफिनेटली दूध का प्राइस कम हुआ। अमूल या जो दूसरे कॉपरेटिव सेक्टर थे उन्होंने दूध का प्राइस मेंटेन रखा, पर हमने जो 2-3 महीने मेंटेन कर रखा, उसका हमारे पे क्या फर्क हुआ कि दूध हमारे पास 15 से 20% ज्यादा आया। वो एक्स्ट्रा दूध की सेल तो बढ़ी नहीं जी, क्योंकि जो होटल, रेस्टोरेंट, शादी ब्याह बंद होगी तो हाउस होल्ड सेक्टर में बढ़ी, और ओवरऑल कंजम्पशन नहीं बढ़ी। वैल्यू एडेड की सेल कम हो गई कई हिस्सों में, तो कमोडिटी ज्यादा बनी है। कमोडिटी ज्यादा बनी तो उसके प्राइसेस जो पाउडर के 300 रुपए से ऊपर थे वो गिर के 150-60 रुपए हो गए। तो नेचुरली दूध का प्राइस सब लोगों को थोड़ा थोड़ा कम। लेकिन ये सोडी जी बताइए कि आपने ठीक कहा कि जैसे महाराष्ट्र में 32-33 रुपये से घटकर 20-21 रुपया गाय के दूध का दाम आ गया। उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा था कि जो मथुरा में कोऑपरेटिव डेयरी का जो संस्था है उसने 46 रुपये से घटा करके 31 रुपये तक दूध का दाम कर दिया, जबकि उत्तर प्रदेश के जो डेयरी मिनिस्टर हैं वो भी वहीं से विधायक भी हैं, वो तो लोकल, और सहकारी क्षेत्र में भी इस तरीके से दाम घटाया गया। तो ये जो किसानों को जो नुकसान हुआ इतना बड़ा, इसमें इसका कोई उस तरह से कैलकुलेशन तो नहीं किया, लेकिन अगर हम एक जनरल सप्लाई के हिसाब से मान लें तो मुझे नहीं लगता कि इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में किसानों को 10-12 हज़ार करोड़ से कम का नुकसान हुआ होगा। तो ये कोई बिल्कुल सही है। तो ये जो डायरेक्ट लॉस किसानों को हुआ और उसमें उसकी भरपाई के लिए क्या कोई कदम सरकार ने डायरेक्ट तो उठाया नहीं है? आपको नहीं लगता कि डेयरी किसानों को सीधे कोई पैकेज देना चाहिए था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरह? बिल्कुल सही है, डेयरी किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहिए। जहां पे ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अगर उनको 4-5 रुपए लीटर की सहायता मिल जाती है जो कि किसानों को पास ऑन करते, चाहे वो कोऑपरेटिव में चाहे प्राइवेट में, तो जो दूध का प्राइस वो मेंटेन रखा जाता। अभी देखिए, अभी भी हरवीर जी क्या किया जा सकता है, अभी भी अगर आपको दूध का प्राइस किसान को इम्प्रूव करना तो क्या करना है, आपको कमोडिटी का प्राइस एसएमपी का 300 से जो 150 रुपया गिर गया उसको ऊपर लाना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कर दे जो सरप्लस है। अभी देखिए एसएमपी का ये मैं छोड़ी जी उस सवाल पे आऊँगा। मैं थोड़ा आपसे ये अगला सवाल पे मैं आता हूँ जो आपके इससे रिलेटेड है, अमूल से रिलेटेड है, कि एक चीज़ मुझे बताइए कि जो डेयरी सेक्टर है उसमें अमूल का अपना एक काम करने का तरीका रहा है और उसमें जो बाकी डेयरी संस्थाएं हैं उस तरीके से कॉम्पिटिटिव नहीं रही हैं। सो ये आप लोग किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाते हैं इसमें कि जो अमूल के किसान हैं उनको ज़्यादा दाम मिल पाए और जो बाकी जो हमारे जो आपके जो सहयोगी उसी तरीके के जो डेयरी की संस्थाएं हैं वो उस तरीके की स्ट्रेटजी क्यों नहीं अपना पाती? तो इसको लेकर के थोड़ा सा आप मुझे बताइए।
हमें जी वो तो बहुत लंबी स्टोरी है। वो तो कोविड की नहीं है, तो पिछले 72 साल पुरानी जो अमूल संस्था है जिसके फाउंडर डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। देखिए पूरी ये जो संस्था है, पहली बात तो देखिए इसकी मालिकी किसानों की है, ना कोई गवर्नमेंट है ना प्राइवेट। वही लोग ये संस्था चलाते हैं। वो लोग प्रोफेशनल जैसे हमारे जैसे प्रोफेशनल को रिक्रूट करते हैं, उनको अच्छा माहौल देते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको अच्छी सैलरीज देते हैं ताकि अच्छे से अच्छे लोग आए। यहाँ देखिए हमारे अमूल में कोई भी सरकारी ऑफिसर नहीं है, सब प्रोफेशनल्स हैं, सब लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। कोई प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है, कोई क्वालिटी में एक्सपर्ट है, कोई ब्रीडिंग में एक्सपर्ट है, कोई मार्केटिंग, तो वो एक्सपर्ट्स रखते हैं और वो काम करते हैं। और क्योंकि मालिकी किसानों की है तो हमारा सिंपल कैलकुलेशन होता है, जो भाव पे दूध या दूध के प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकेंगे माइनस खर्चा किसान को पास ऑन कर देना, बीच में कुछ रखने की जरूरत नहीं होती। जी और क्योंकि ब्रांड अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो पूरे सिस्टम में एफिशिएंसी है। सिस्टम में एफिशिएंसी होने से अगर हम जो ग्राहक से हम अगर 50 रुपए दूध के लेते हैं तो किसान को 40 से 44 रुपए दूध के वो गांव में मिल जाते हैं। जी तो 80 से 82% कस्टमर से जो दूध का प्राइस उसका पास ऑन हो जाता है, क्योंकि बीच के खर्चे मिनिमम है, पूरा प्रोफेशनलाइज सिस्टम है और लॉन्ग टर्म से चल रहा है। और धीरे धीरे आई थिंक बाकी कॉपरेटिव भी अपने जो उनका स्केल है जिस हिसाब से करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये मुझे बताइए आप, देखिए जो लिक्विड मिल्क है उसमें तो मार्जिन का गुंजाइश कम रहती है, लेकिन जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं और उनके जरिए आप एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करते हैं जिससे किसानों को फ़ायदा होता है। लेकिन ये जो इसमें लॉकडाउन के दौरान जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं आपके, वो आइसक्रीम हो, आपका चीज़ हो, बटर हो, घी हो, इन सब की तो बिक्री पे बड़ा भारी अंतर आया है। तो ये फिर आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, और जो मिल्क था उसका क्या इस्तेमाल आप लोगों ने किया, जो एक्स्ट्रा मिल्क था? देखिए अरविंद जी, ऐसा है कि जो दूध की सेल है पहले तो गिरी और फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ा, तो हमारे दूध की सेल मेंटेन है, अभी भी 2-4% ज्यादा ही चल रही है। अब कई प्रोडक्ट्स की वैल्यू प्रोडक्ट्स की सेल गिरी, कईयों की बढ़ी। जो गिरी वो आपने बताया आइसक्रीम हो गया, या होटल रेस्टोरेंट के जो सेगमेंट्स हैं हमारे, जी जैसे अमूल क्रीम हो गया, फिर चीज होते हैं कुछ जो पिज्जा वाले लेते हैं, वो सेल गिरी, डेफिनेटली गिरी। अभी तो आइसक्रीम की सेल गिर के पहले तो 90% गिर गई थी, फिर 70 हुई, फिर 50 हुई, अभी भी 30-40% गिरी हुई है। तो और बाकी जो, पर क्या वो जैसे पनीर है या चीज है, डेफिनेटली 35% हमारा होटल रेस्टोरेंट में जाता था, वो जीरो हो गया। पर घर पे कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ गया, तो अभी चीज की सेल तो अभी 25-30% ज्यादा ही चल रही है। हम मार्केट डिमांड नहीं कर पा रहे, मीट कर रहे हैं। पनीर में भी बढ़ गई, बटर में पहले बढ़ी थी, अभी बटर की सेल अभी भी हमारी 5 से 10% कम होगी, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट सब बंद है, शादी ब्याह बंद है। घी की सेल मेंटेन है। तो देखिए प्रोडक्ट की ओवरऑल सेल अगर देखा जाए, वैल्यू प्रोडक्ट की मेंटेन है, कुछ बढ़ी है कुछ कम हुई है। दूध की सेल बढ़ी नहीं। प्रॉब्लम आई जो ज्यादा दूध आया, वो हमने कम्युनिटी एसएमपी और व्हाइट बटर को बढ़ाया, उसका स्टॉक बढ़ गया। हाँ, उसके लिए सरकार ने जो स्टिमुलस अनाउंस किया कि हमारे पास जो स्टॉक बढ़ रहा था उसके लिए 4% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया, बहुत अच्छा किया। उससे हमारे को थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिला। जी। तो ये और भी सरकार ने 2-3 चीजें बताई हैं। सोडी जी, मैं दो बातों पे आ रहा हूँ। एक तो ये बताइए कि जो दूध की जो डिमांड है वो श्रिंक हो रही है दूध प्रोडक्ट्स की, क्योंकि जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है और जो ये लोगों की काफ़ी सारी नौकरियां भी गई हैं, और जो एस्पिरेशनल लोग थे जिनकी थोड़ी कमाई बढ़ी तो उन्हें सबसे पहले दूध या उसके उत्पादों की खरीद की, तो वहाँ पर एक इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसको लेकर के आपको नहीं लगता कि फ्यूचर में जो दूध की जो डिमांड है उसको बूस्ट करने का रास्ता कुछ हमें अपनाना पड़ेगा? भले ही सरकार कोई रास्ता निकाले, या जैसे मिड डे मील में कर्नाटक वगैरह में देना शुरू किया था, क्योंकि डिमांड को खड़ा करना पड़ेगा। तो वो डिमांड खड़ा करने के लिए आप क्या मानते हैं, क्या जरूरी है? हरवीर जी, आप बिल्कुल सही बोलते हैं कि अगर दूध की डिमांड, मैं आपको बताता हूँ कि हम गुजरात के तकरीबन हर रोज
जी 80 लाख बच्चों उसमें से 32 लाख बच्चों को रोज फ्लेवर मिल्क देते थे स्कूल में। उसको दूध संजीवनी प्रोग्राम कहते हैं। वो हाँ पिछले 5 महीने से बंद हो गया क्योंकि स्कूल ही बंद है, वो एक्स्ट्रा हो गया। अब जो एक्स्ट्रा पाउडर का स्टॉक है उसको कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत है। मैं मानता हूँ दूध की कंजम्पशन तभी बढ़ेगी जब इनकम बढ़ेगी। तो अभी हजारों करोड़ का, आई थिंक 50-60 हजार करोड़ का सरकार का बजट है मिड डे मील का। उसमें अगर एक हफ्ते में, जो 7 दिन में अगर आप 2 या 3 दिन दूध दे दे जी तो जो एक्स्ट्रा स्टॉक है दूध का निकल जाए। दूसरा, आप एक्सपोर्ट इंसेंटिव दीजिए, पहले दिया था। हाँ, तो मैं ये इस एक्स्ट्रा पे स्टॉक आ रहा अब हूँ। भारत में सोडी जी, ये एक सवाल मेरा ये है, एक तो मुझे ये बताइए कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूध का जो हाई कॉस्ट प्रोडक्शन सिनेरियो में चले गए हों, गुजरात के किसान को काफ़ी कंसंट्रेटेड फूड जो एनिमल फीड है उस पर खर्च करना पड़ता है, तो लागत हमारी बढ़ गई है। और जो हमारे कंपटीटर है न्यूजीलैंड जैसे देश, वहाँ लागत उतनी, ये आप सही बता पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा जानकारी मिली कि वहाँ लागत हमसे गुजरात वाले दूध के उत्पादन लागत से कम है। तो ये जो हाई कॉस्ट में हम लोग चले गए हैं, इसको कैसे मैनेज करें? और जो आपने कहा कि हम लोग हर साल 1-1.5 लाख टन से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते थे, ये स्किम मिल्क पाउडर का सरकार इंसेंटिव देती थी, उसके उलट हमारी सरकार ने टैरिफ रेट कोटा में 10,000 टन एसएमपी के इंपोर्ट का परमिशन दे दिया। इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट हमारे दूध के किसानों पर पड़ेगा और उनका भविष्य आप क्या देख रहे हैं? देखिए, 2 मुद्दों पे मैं बताऊं। जहां तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल्क है, भारत के किसान की जो कॉस्ट है जी कंपेयर टू यूरोप और यूएसए तो बराबर है या कम ही होगी, क्योंकि हमारा जो किसान है, छोटा किसान है, 2 से 3 गाय भैंस जानवर होते हैं, घर के पिछवाड़े यहाँ आगे रखता है, जो खेत में बचा खुचा होता वो खिलाता है। तो लो इनपुट लो आउटपुट। अभी आपका न्यूजीलैंड से कंपेयर देखिए, न्यूजीलैंड में जो किसान है बड़े बड़े खलिहान, हजारों हजारों एकड़ के खलिहान है वहां पे, जिसमें गायों को 500 हजार गायों को खुला छोड़ देते हैं। वो घास का जो ग्रेजिंग करके वापस आती है और उनका वो मिल्किंग हो, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डेफिनेटली कम है। और तभी न्यूजीलैंड का 95% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। भारत का देखिए वहां पे बिजनेस है। जी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दूध एक धंधा है, एक बिजनेस है। भारत में दूध या पशुपालन 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लिए एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, एक सोर्स ऑफ रोजगार है। तो दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, आप कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बात कर रहे हैं, पर भारत की सप्लाई चेन ऐसी कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विश्व के बाकी कंट्रीज के बराबर है, पर दूध का प्राइस जो कस्टमर को है विश्व की बाकी कंट्रीज, इवन न्यूजीलैंड 25 से 30% कम है। तो हमारी जो किसान की जो सप्लाई चेन है वो बहुत ही एफिशिएंट है। ये मैं एक छोटा जवाब आपसे चाहूंगा कि आप जो दूध के किसान हैं उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? छोटा आंसर इस पे दीजिए। बहुत बढ़िया है। अभी देखिए, अगर पॉलिसीज भारत सरकार की ठीक रहे जो अभी है, और थोड़ा दूध के किसान को भी एक कृषक के बराबर माना जाए। देखिए, आज भारत का जो कृषि की जीडीपी है 30% पशुपालन से आती है, पर भारत का और जो राज्य सरकार जो बजट होता है कृषि का, उसमें 5 से 7% ही पशुपालन होता है। वो अगर बढ़ाया जाए तो देखिए, पशुपालन में इसलिए स्कोप है कि भारत में 135 करोड़ पॉपुलेशन है। 2050 में 170 तो ये करोड़ हो सोडी जी, जाएगी। एक लास्ट सवाल मैं करूंगा आपसे कि अमूल ने इस लॉकडाउन के दौरान भी एक तो पब्लिसिटी की एक बड़ी स्ट्रेटजी शिफ्ट की और कई सारे नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए आपने, तो वो उसके पीछे क्या रणनीति थी? बहुत छोटा संक्षेप में इसका जवाब आप मुझे दीजिए, समय। अरविंद जी, ये है कि देखिए, मुझे समझ में नहीं आता, जो एडवर्टाइजिंग होती है जी ये कोई सेल के लिए नहीं थी, एक ब्रांड बिल्डिंग के लिए होती है, लॉन्ग टर्म एसेट बिल्डिंग होती है। तो लोग एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है, स्पेशली जो आपका कस्टमर स्ट्रेस में है, तो उससे आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है। इसलिए हमने कंटिन्यू रखा। और लॉकडाउन में जब दूसरे लोग ने एडवर्टाइजिंग बंद किया, हमको बहुत सस्ते रेट पे मिल रहा था जो टीवी कमर्शियल के रेट, तो हमने खर्चा डबल कर दिया। जी और जो नए प्रोडक्ट की बात है, देखिए हमने तकरीबन 33 प्रोडक्ट और वेरिएंट्स पिछले 3-4 महीने में किए, इम्यूनिटी बूस्ट।
जी। और वो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छे एक्सेप्टेबल हुए। तो सोडी जी, आपने बहुत ही व्यस्त समय में, क्योंकि आपका एजीएम भी है और बोर्ड मीटिंग्स, उसके बीच से आपने समय हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने विस्तार से बात की। और अगली बार दर्शकों को भी मैं एक बार फिर हम लोग एक नए शख्सियत के साथ आएंगे जो खेती, किसानी, गांव और रूरल इकोनॉमी से जुड़े मसलों पर बातचीत करेंगे। आप लोगों का सभी का शुक्रिया। नमस्कार।